नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सनातन का मुद्दा इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ने वाला है और क्या सीटों की लड़ाई और भारत और इंडिया में जो फर्क है क्या उसका असर पड़ने वाला है। आज देश की सबसे बड़ी बहस इसी विषय पर होगी। इंडिया अलायंस के कुछ लोग रामचरितमानस का अपमान करते हैं। भारत को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। पूरा का पूरा षड्यंत्र है। सनातन धर्म का जहां तक प्रश्न है, यह नित्य नूतन फिर पुरातन है। 2024 के सियासी महायुद्ध से पहले सनातन पर संग्राम जारी है और अब शब्दों का दायरा सारी मर्यादाओं को लांघ रहा है। कोई सनातन को कैंसर से ज्यादा खतरनाक बता रहा है तो कोई रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कह रहा है। मानस में आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं कि जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। गठबंधन के एक साथी पहले ही खुलासा कर चुके हैं कि 26 दलों का मिलाप सनातन को समाप्त करने के उद्देश्य से हुआ है। लेकिन इसी बीच सनातन के मुद्दे पर विपक्ष में टकराव भी खुलकर दिख रहा है। हमें अपने सनातनी होने पर गर्व है और डीएमके के नेताओं से हमारी अलग राय है। मंत्री जी को अपने विभागों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस बीच इंडिया वर्सेस भारत पर भी टकराव जारी है। उधर मुद्दा ये भी है कि सीट शेयरिंग से लेकर प्रधानमंत्री उम्मीदवार तक तमाम मतभेदों के बीच विपक्षी एकता का दावा कितना कामयाब होगा। आज इन तमाम सवालों पर दो धुरंधर प्रवक्ताओं की होगी टक्कर। हमारे साथ सीधा बातचीत करने के लिए मौजूद है। आज एक बड़ा पॉलिटिकल फेस ऑफ होगा। आज इस बड़े दिन पर सुधांशु त्रिवेदी है, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रवक्ता। मेरे साथ संजय निरुपम जी है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। आपका अभिनंदन है संजय जी और सुधांशु त्रिवेदी जी। सवाल बहुत दो टूक है। क्या आपको लगता है सुधांशु त्रिवेदी, आप बार बार कह रहे हैं ये गठबंधन जो है वो अहंकार से भरा हुआ है, ये गठबंधन जो है वो सनातन के विरोध में बन गया है। क्या आपको लगता नहीं है कि इनकी सीट शेयरिंग का मामला भी फिक्स हो सकता है और आपको कड़ी टक्कर मिल सकती है? देखिए अमीश जी, पहली बात, इनकी सीट शेयरिंग का इशू नहीं है, इनका तो स्टेट शेयरिंग का इशू है। सीट शेयरिंग तो छोटा मामला है। पहले तो तय हो जाए कौन किस राज्य में किससे भिड़ेगा और कौन किस राज्य में किसके साथ रहेगा। अब ये बताइए, केजरीवाल जी ने अनाउंस कर दिया कि हम तो हरियाणा में अकेले लड़ेंगे। अब बताइए फिर ये क्या, पहले तो स्टेट शेयरिंग हो जाए। पंजाब में कांग्रेस के नेता कह चुके हैं कि नहीं हम तो चुनाव अकेले लड़ेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की नेत्री ने बोला कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो दिल्ली सरकार के मंत्री ने बड़े कठोर शब्दों में उनके विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में जाके केजरीवाल जी प्रचार कर चुके हैं। अब बताइए, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी कह चुके हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। लेफ्ट के लीडर्स कह दिए कि नहीं, बंगाल में तो हम ममता से लड़ेंगे। अब ये बताइए, इसीलिए तो ये समझ में नहीं आ रहा, सीट शेयरिंग की बात तो छोड़िए, पहले तो स्टेट शेयरिंग तो तय हो जाए, कौन किसके साथ किस राज्य में रहेगा और कौन कहां लड़ेगा। दूसरा विषय, ये जो सनातन का विषय है ये हम थोड़ी लाए हैं, ये तो ये लाए हैं, हम कहां उठा रहे हैं इस विषय को। पहले बिहार में चंद्रशेखर जी बोलेंगे शिक्षा मंत्री, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य बोलेंगे, फिर जगदानंद सिंह बोलेंगे, फिर उसके बाद उदयनिधि स्टालिन बोलेंगे, उसके बाद राजा बोलेंगे, तब कर्नाटक के इनके मंत्री परमेश्वर बोलेंगे, उसके बाद फिर एक मंत्री बोलेगा कि साहब INDIA का तो जन्म ही सनातन को नष्ट करने के लिए हुआ। इसमें हम कहां हैं सीन में जी? ये तो यही इस विषय को उठा रहे हैं और अपने दिल की असलियत को उजागर करते जा रहे हैं जी। मैं संजय निरुपम का रुख करता हूं। संजय निरुपम, पहले इंडिया आपने बनाया जी, फिर बात आई कि अब भारत आएगा, फिर नई संसद का एक नया 5 दिनों का स्पेशल सेशन होगा, उस स्पेशल में नई वर्दी होगी। ये मामला अब लगातार एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट पर जा रहा है। G20 की बैठक हुई है भारत के अंदर जो कि बड़ी सक्सेसफुल हुई है।
भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर रही है कि ये सब कुछ उसके शासन में हुआ है, कांग्रेस कह रही है कि ये कामयाबी भारतीय जनता पार्टी की केवल कैसे हो सकती है। इन सब विरोधाभासों के बीच आपकी एक बैठक भी हो रही है, यानी आपकी गठबंधन की बैठक हो रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपका एजेंडा सिर्फ एक है। जब बहुत सारी पार्टियां एक मंच पे आएंगी तो बहुत सारे आपसी मतभेद होंगे, आपसी बहुत सारे इंटरेस्ट जो हितों के टकराव होंगे, उन टकरावों को दूर करने का एक कार्यक्रम होगा। तो निश्चित तौर पर उन टकरावों को दूर करना है। अभी सुधांशु जी जो कह रहे थे कि अलग अलग राज्यों में ये हो रहा है, देखिए लोकल इश्यूज रहेंगे, लेकिन एक बड़ा जो मुद्दा है ना देश के सामने, वो एक नेशनल मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा। और राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर एक इंडिया गठबंधन बना है, जिसके तहत अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां हैं या फिर हमारी कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं, और फिर उन सारी पार्टियों को एक मंच पे लाया गया है एक नेशनल मुद्दे पर एकजुट होने के लिए। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो कुशासन है, जिस सरकार की तरफ से आम आदमी का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, एक पूरे देश में एक ध्रुवीकरण की राजनीति चलाई जा रही है, पूरे देश को मैं कह सकता हूं कि पूरे जाति धर्म और मजहब के नाम पर तोड़ने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके खिलाफ एक राष्ट्रीय गठबंधन तैयार हुआ है। तो निश्चित तौर पर उस गठबंधन से मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा तकलीफ है। इसलिए यहां तक तकलीफ है कि उनको इंडिया शब्द से नफरत हो गई। इंडिया शब्द से नफरत हो गई और इंडिया शब्द के खिलाफ वो खुल करके खड़े हो गए और अब भारत का प्रचार करें। ये वही बीजेपी है जो भारत के प्रस्ताव जब यूपी विधानसभा में आया था तो उसका इन्होंने विरोध किया था। ये वही बीजेपी है जिसने मोदी सरकार के आने के बाद लगातार मेक इन इंडिया और न्यू इंडिया और खेलो इंडिया और कूदो इंडिया और चलो इंडिया और पढ़ो इंडिया और स्किल इंडिया, पता नहीं क्या क्या किया था। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बहुत परेशान है। इसलिए लेकिन आप बड़ा मुद्दा बना करके करके इंडिया को कमजोर करने की कोशिश करें। सुधांशु शार्प रिप्लाई, वो कह रहे हैं कि आप इन तमाम चीजों को मुद्दा बना रहे हैं, ध्रुवीकरण आप करना चाहते हैं, जातिवाद आप करना चाहते हैं, इंडिया के नाम से आप घबराए हुए हैं, वर्दियां आप बदल रहे हैं। हम ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं। ध्रुवीकरण इसलिए नजर आ रहा है कि दूसरा ध्रुव भी नजर आ रहा है, वरना इससे पहले सिर्फ इस्लामीकरण हो रहा था। ध्रुवीकरण कहां था, दूसरा ध्रुव कहां था? मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं। सुधांशु, मैं बताता हूं ध्रुवीकरण क्या है। सुधांशु, माफ करिए, मैं आपको 10 सेकंड बाद रोक रहा हूं, लेकिन मैं बताता हूं ध्रुवीकरण क्या है। मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कोट करके बताता हूं। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 1 ईयर बैक। आपने बोला 2014 से पहले यह देश आंशिक तौर पर इस्लामिक राष्ट्र था। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात को बोला, जिसका स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया कांग्रेस पार्टी ने और कई और विपक्षी दलों ने। व्हाट यू सेड, आई एम कोटिंग यू। तो ध्रुवीकरण कौन कर रहा था? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, तब 2014 से पहले अटल जी के दौर को छोड़ दिया जाए तो इस देश में ध्रुवीकरण नहीं सिर्फ इस्लामीकरण था। अन्यथा कोई सेकुलर देश बता दे पहले तो किसी सेकुलर देश में धार्मिक अल्पसंख्यक होता हो। नंबर 2, किसी सेकुलर देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय होता हो। नंबर 3, किसी सेकुलर देश में शरिया को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। नंबर 4, किसी सेकुलर देश में वक्फ बोर्ड होता हो, मौलवियों को सैलरी मिलती हो, ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला और हज सब्सिडी मिलती हो। और सबसे बड़ी बात, यदि सर्वोच्च न्यायालय और शरिया में मतभेद हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर संसद शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दे। मैं शाबानो केस की बात कर रहा हूं। यदि ऐसा किसी सेकुलर देश में होता हो, कांग्रेस के लोग मुझे बता दें, मैं माफी मांगने को तैयार हूं कि हां साहब हमसे गलती हो गई। अन्यथा ऐसा सिर्फ मुस्लिम देशों में होता था। इसलिए मैंने कहा तब ध्रुवीकरण नहीं सिर्फ इस्लामीकरण था। अब हम इस्लामीकरण को वास्तविकता में सेकुलरीकरण एजेंडे के साथ आप 24 में जाएंगे तो इनको ध्रुवीकरण नजर आ रहा है। इसी एजेंडे के साथ आप 24 में जाएंगे जी? एक लाइन का जवाब, इसी एजेंडे के साथ आप 2024 में जाएंगे? क्या है एक लाइन? एजेंडा तो इनका क्लियर है, हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बात करना। हमारा एजेंडा विकास, ठीक है, आपका एजेंडा विकास है। आप देखिए पिछले एक हफ्ते में क्या दिखाई पड़ा। मैं एक लाइन में कह दूं, पिछले एक हफ्ते में प्रधानमंत्री तो G20 के साथ आगे बढ़ते दिखाई पड़े कि हमारा एजेंडा तो वैश्विक है। और इसी एक हफ्ते में कोई हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया, तो कोई HIV, कोई कोड़, कोई कुछ और कह रहा है कि इसके लिए हुआ। आप देखिए इनके वक्तव्य और हमारे नेताओं के वक्तव्य देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। जी संजय निरुपम, क्या आपको लगता नहीं है ये उदयनिधि स्टालिन ने पूरे गठबंधन को मुश्किल में डाल दिया है? ममता बनर्जी भी इससे एग्री कर रही है कि गलत बोला गया है, किसी धर्म के बारे में ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। अमीश भाई बीच में रोकिएगा मत मुझे, मैं दोनों बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं।
बार बार भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के विषय रखती है कि पूरी दुनिया में कहीं अल्पसंख्यक मंत्रालय नहीं है, तो कहीं वक्फ बोर्ड नहीं है, तो कहीं ये नहीं, फिर हिंदुस्तान में क्यों? ऐसा है, पूरी दुनिया की कॉपी करने के लिए तो हम अपनी सरकार नहीं चला रहे, अपना देश नहीं चला रहे। हर देश का एक अपना मॉडल होता है, हर देश का एक अपना काम करने का तरीका होता है, हर देश की अपनी जरूरतें होती है, हर देश की अपनी नीतियां होती हैं। उसके हिसाब से हमने अपने अल्पसंख्यक मंत्रालय या वक्फ बोर्ड या तमाम चीजें बना। इसके आधार पर अगर आपको निष्कर्ष निकालते हैं कि इस्लामाइजेशन हो रहा है या हिंदुस्तान आंशिक तौर पर इस्लामिक कंट्री हो, तो मुझे लगता है कि ये आपकी जो सोच है ना, उस सोच का संकुचित एक स्वरूप दिखता है और कुछ नहीं है। यह देश सेकुलर रहा है, संविधान के आधार पर चलता रहा है, और इस देश के संविधान निर्माताओं ने हमेशा इस बात का आग्रह रखा है कि इस देश के बहुसंख्यक के साथ साथ जो तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उन सबकी भी केयर लेनी पड़ेगी, उन सबका भी ख्याल रखना पड़ेगा, उन सबकी जरूरतों और हितों को पूरा करने के लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। यह संविधान में वर्णित है। तो इस आधार पर हम लोगों ने काम किया। बार बार आप किसी दूसरे देश से हमारी तुलना करेंगे तो साहब आप पाकिस्तान से अपनी तुलना करते रहिए। हम हिंदुस्तान एक स्वतंत्र देश है और हम अपना कामकाज खुद करने के लिए स्वतंत्र मानसिकता रखते हैं। रह गई बात सनातन की, तो सनातन के संदर्भ में जो भी बातें निकल के आ रही है, कांग्रेस पार्टी उससे सहमत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के एक अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के महासचिव गठबंधन और जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हमारे जो प्रमुख हैं, उन लोगों ने अपनी बातें रख दी है कि कांग्रेस सर्वधर्म संभाव में विश्वास करती है। किसी धर्म के खिलाफ किसी प्रकार का विश्वमन हम स्वीकार नहीं करते हैं, और किसी धर्म की आलोचना, किसी धर्म की निंदा हमारे कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। और इसलिए अगर किसी स्टालिन साहब के सुपुत्र ने अगर कुछ बातें कह दी तो हम उससे सहमत नहीं है। लेकिन इतना बड़ा गठबंधन है तो कोई कहीं कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, इसका मतलब नहीं कि सारी बातों के लिए हम जिम्मेदार हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा संगठन है, उसमें कोई एक जाली नोटों का काम करते हुए पाया जाता है, तो क्या पूरे भारतीय जनता पार्टी के जाली नोटों का धंधेबाज कहा जाए? कोई एक सेक्स रैकेट में पाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम तरह तरह की बातें करते रहते हैं कि भाई कुछ बोला तो बोल दे कि सब लोग पाकिस्तान चले जाओ। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल नीति है कि भाई सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, बीजेपी के खिलाफ बोलेगा? तो इस प्रकार की बातों के आधार पर इंडिया गठबंधन को कलंकित करने या उसको कमजोर करने या उसके ऊपर करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यक्रम चला रखा है, सर्वथा निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी को बुनियादी इश्यूज पे बात करनी चाहिए, न कि इस प्रकार के अलग इश्यूज पे। ये आपने बोला कि ये निंदनीय है, लेकिन मेरे पास कई नाम है। उदयनिधि स्टालिन है, के पोन मोदी हैं जिन्होंने अभी सनातन धर्म के खिलाफ बोला है, ए राजा हैं, ये सब डीएमके के हैं। प्रियांक खड़गे हैं, उन्होंने बोला जिस धर्म में समानता नहीं है वो धर्म कहलाने के लायक नहीं है, जो धर्म आपको इंसान ना समझे वो बीमारी के समान है, वो तो कांग्रेस के हैं। तो कई तरह के वो सवाल भी आते हैं। संजय जी, क्या आपको लगता नहीं है कि इस विवाद से बचा जा सकता था? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। किसी व्यक्ति पे, जाति पे, समाज पे या धर्म पर सीधे निंदात्मक बातें करना गलत है, इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। हां, निश्चित तौर पर किसी भी धर्म में, चाहे हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो या इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, तमाम धर्मों में कुछ न कुछ कुरीतियां हैं और उन कुरीतियों के खिलाफ समय समय पर बोलते रहना चाहिए। और हमारे हिंदू धर्म में जो कुरीतियां, उनके खिलाफ समय समय पर हम बोलते रहे, बल्कि बड़े बड़े आंदोलन होते रहे। जब वो लड़ाइयां लड़ी जाती थी तब उसके खिलाफ भी उस समय का जो एक सनातन धर्म के कट्टर लोग थे विरोध करते थे। बावजूद इसके समाज उन आंदोलनकारियों के साथ खड़ा रहा, उसको सलाम करते हैं। आने वाले दिनों में भी बुराइयों के खिलाफ बोलना चाहिए। इसके लिए प्रियांक खड़गे या कोई भी हो, उनको हमेशा आगे आके बोलना चाहिए कि सनातन धर्म में अगर समानता नहीं है तो गलत है, असमानता के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए। रह गई बात अब इस्लाम के अंदर जो कुरीतियां हैं, बिल्कुल कुरीतियां हैं, हर धर्म में कुरीति होती है, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं। तो अब उनकी कुरीतियों के खिलाफ मैं क्यों लड़ूं? कायदे से इस्लामिक समाज की तरफ से लोग निकल के आने चाहिए, उन कुरीतियों के खिलाफ बोलने चाहिए। पूरा देश स्वागत करेगा, पूरी दुनिया को स्वागत करना चाहिए। लेकिन आप जो कहते हैं कि हम हिंदू होते हुए किसी दूसरे धर्म के मामले में इंटरफेयर करें, मुझे लगता है इसकी इजाजत हमको संविधान नहीं देता और भारतीय जनता पार्टी को भी इस प्रकार की हरकतों से बचना चाहिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, आपको इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए। और ये भारत का जो एजेंडा आप लेकर आए, ये क्या था? प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। सुधांशु जी, मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। जो संजय निरुपम जी ने कही कि समाज में कुरीतियां हैं तो उसका समाधान समाज से निकलना चाहिए, मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को कोट करता हूं, जिन्होंने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखा है कि हिंदू समाज के अंदर यदि कुछ जो कुरीतियां हैं, इसके समाधान के लिए समाज के अंदर से आवाज उठती है और कई लोग खड़े होते हैं उसके समाधान के लिए। मगर इस्लाम में समस्या यह है कि वो अपनी किसी बुराई को बुराई मानने को ही तैयार नहीं होते हैं, बल्कि उसका समाधान तो छोड़िए, बल्कि वहां पर ये बाबा साहब के वर्ड्स हैं, बल्कि वहां सिर्फ
भाईचारे का मतलब अंदरूनी भाईचारा है और बाहर वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। यह बात आप ध्यान करिए। मैंने बाबा साहब को क्यों उल्लेख किया, इन्होंने कहा बाहर के मुल्कों में क्या होता, हर देश का अपना है। बाबा साहब ने संविधान की प्रियम्बल या उद्देशिका जो प्रस्तावना है जो लिखी थी, उन्होंने कहा था संविधान की आत्मा इसे नहीं बदला जाएगा। 76वें संविधान संशोधन में जब सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड जोड़े थे, दोनों भारतीय वर्ड हैं क्या? ये भारतीय है कि बाहरी वर्ड है जो उठा के ले लिए और अब कहना है कि ये बाहर से क्या? मेरा एक सिर्फ शब्द था, दुनिया का एक सेकुलर देश बताइए। सेकुलर देश में धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं होता, धार्मिक देश में धार्मिक अल्पसंख्यक होता है। और एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो। खैर वो बात आपके नहीं बता पाए, अब मैं ये बताऊं। इन्होंने एक अच्छी बात कही कि हमारे अंदर बुराई है तो हम बोलेंगे, हम दूसरे पे नहीं बोलते। मैं पूछना चाहता हूं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का पूछिए कि जो फॉर्म भरते हैं उसमें हिंदू लिखते हैं नहीं लिखते? पूछिए उदयनिधि स्टालिन से और एमके स्टालिन से, अपने फॉर्म में हिंदू लिखते नहीं नास्तिक लिखते? तब तो ये सरासर हेट स्पीच है। बिल्कुल सही बात कही। मुझे अपने घर में कोई प्रॉब्लम है तो मैं कहूंगा मेरे मां, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे बहन, इससे मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मैं कुछ कहूंगा, मैं कहूंगा मेरे अंदर ये बुराई है, इट्स ओके। और मैं कहने लगा कि आपके अंदर ऐसी बुराई है, आप कमीने आदमी हैं, तो ये गाली हो गई। जो व्यक्ति हिंदू धर्म के बाहर है वो कैसे कहता है कि हिंदू धर्म का इरेडिकेशन होना चाहिए? एक वाक्य मैं पूरा कर लूं मान्यवर, यहां विरोध करने की बात नहीं थी। इरेडिकेशन मतलब समूल नाश। और मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं संजय जी, अगर किसी ने बोल दिया होता इरेडिकेशन ऑफ इस्लाम या इरेडिकेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, इस पे कॉन्फ्रेंस हो रही होती तो आप तो बिहार के रहने वाले, वो भोजपुरी का गाना सुने हैं ना कि आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले ला। साहब अगर ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस हो गई होती तो दिल्ली हिले, लंदन हिले, न्यूयॉर्क हिले ला होने लगा होता। मगर आज सारे सेकुलर इसके ऊपर मौन धारण करके बैठे। लेकिन भारत और इंडिया पे सुधांशु आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। जी 40 सेकंड, ठीक है। मेरा निवेदन है कि दोनों अपनी बात को 40 सेकंड में कंप्लीट करें, जिससे ज्यादा विषयों पर हम चर्चा कर सकें और सार्थक कर सकें। संजय निरुपम, बात का जवाब जो सुधांशु ने बोला, और एक और सवाल इसके अंदर, क्या आपको लगता है कि बार बार गठबंधन के अंदर, आपने खुद बोला कि कई बार विचारों का विरोध भी होता है, गठबंधन का वो नियम भी बन जाता है, लेकिन विरोधाभास का अगर गठबंधन हो तो फिर वो चल कैसे पाएगा लंबा? देखिए, अभी जो सुधांशु जी अपनी बातें रख रहे थे उसमें एक बार फिर से वही इस्लाम के खिलाफ हमला और इस्लाम के ऊपर, ठीक है, उनका ही अपना राजनीतिक का एक एजेंडा है तो अपना चला सकते हैं, लेकिन बार बार हम उनके हिसाब से चले और उनके हिसाब से उनकी बातों को माने, ये स्वीकार्य नहीं है। अभी G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वो बहुत अच्छा नारा था और उसके ऊपर सभी लोगों ने उनकी तारीफ की और इस पर किसी को ऐतराज नहीं हो सकता। लेकिन जब इस प्रकार के विचार आप लेके चल रहे हैं तब मुझे लगता है किसी धार्मिक अल्पसंख्यक के खिलाफ बार बार हंटर चलाना, मुझे लगता है कि मोदी जी के उस बुनियादी अप्रोच के खिलाफ है। इसी तरीके से तुर्की के जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा कि अगर आप वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की बात करते हैं तो इस्लामोफोबिया बंद करिए, जीनोफोबिया बंद करिए, यानी किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ जो नफरत का प्रचार कर रहे हैं उसको आप बंद करिए, वरना इस विचार का कार्यान्वयन या इसका पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन संभव नहीं हो पाएगा। एक बात समझ में नहीं आती है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट का एक सेशन बुला रहे हैं। पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है कि एक सेशन बुलाया जा रहा है, उसका एजेंडा किसी को नहीं बताया गया है, किसी को पता नहीं है। मोदी जी के अलावा या ज्यादा अमित भाई शाह जानते होंगे, इन दोनों लोगों के अलावा किसी को पता ही नहीं कि पार्लियामेंट के 4 दिनों का सेशन क्यों बुलाया गया, इसका उद्देश्य क्या है। और इसके ऊपर जब कांग्रेस की हमारी पूर्व अध्यक्षा और यूपीए की चेयरपर्सन, जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की जो प्रमुख है हमारी सोनिया गांधी जी ने जब एक चिट्ठी लिखी कि भाई हमको एजेंडा तो बताओ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम आपको बता रहे कि ये सारे एजेंडे होने चाहिए, तो उसके ऊपर सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, उसको प्रधानमंत्री जी कोई राइटिंग में जवाब नहीं दे रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग सोनिया जी की उस चिट्ठी का जवाब दे रहे हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत ही बचकाना कार्यक्रम चल रहा है। मुझे लगता है कि इस प्रकार से संसदीय जनतंत्र का संचालन नहीं होना चाहिए। संसदीय जनतंत्र में कोई भी संसदीय कार्यक्रम घोषित होता है तो उससे पहले या उसके आसपास विपक्ष के साथ चर्चा होती है, विपक्ष के साथ मिलजुल करके राष्ट्र का एजेंडा तय किया जाता है और उस एजेंडे को लागू करने के लिए संसद को आहूत की जाती है। लेकिन यहां पर तो बस
अपने मन से ही सब कुछ चल रहा है। और ये निश्चित तौर पर एक दुखद है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक व्यक्ति संविधान में, देश के कानून में, संसदीय परंपराओं में, लोकतांत्रिक रीति रिवाज में कोई विश्वास नहीं है। बस जो मन में आए वो है कि एक तुगलकी फरमान जो होता है ना, उस तरीके से मैं अपना बड़ा आप कह रहे हैं कि तुगलकी फरमान है, अभी तो विशेष सत्र होगा, चर्चा होगी, ये तो बड़ा आवाज बुलंद करते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय जी, ये तो आपने बड़ा आरोप लगा दिया। रहेंगे हम पार्टी से पहले भी स्वागत करेंगे, पार्टी के बाद भी स्वागत कराएंगे और पार्टी के दरमियान भी स्वागत कराएंगे। तो ये स्वागतों का सिलसिला चल रहा है। ऐसे स्वागतों के सिलसिले से देश नहीं चलता, देश की संसद नहीं चलती। सुधांशु त्रिवेदी, तुगलकी फरमान है। संजय जी ने बचकाना कहा, उससे पहले मैं इनके शातिराना बात का जवाब दे देता हूं। गजब का तर्क दिया मान्यवर आपने। मैंने सिर्फ यह पूछ लिया कि सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर शरिया हो गया तो ये तो इस्लामोफोबिया हो गया, ये धर्म के खिलाफ हो गया। और हिंदू धर्म HIV है, वो एड्स है, वो डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर है, नष्ट कर देना चाहिए। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें किसी ने कह दिया तो मेरा उससे कोई मतलब नहीं। मान्यवर, इतना भोला मत समझिए देश की जनता को कि ये हिंदू फोबिया नहीं है, ये तो किसी ने कह दिया, बस हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। मगर केवल ये पूछ लेना कि एक देश बताइए जहां शरीय से सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर हो, वो इस्लामोफोबिया है। अब सोनिया जी वाली बात का जवाब देता हूं। मान्यवर, आप तो कहीं अधिक हमसे वरिष्ठ सांसद हैं, लंबे समय तक रहे हैं। संसद की कार्रवाई किस सत्र में क्या होगी ये किसमें तय होता है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी होता है। तो सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखने की बजाय अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन से पूछना चाहिए था। और ये कब तय होता है? सत्र से 1-2 दिन पहले तय होता है। हर सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती है। 18 से 17 है, 17 को भी ऑल पार्टी मीटिंग होगी जी। उससे पहले एजेंडा भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। सुधांशु, आप कहने की कोशिश करें कि कभी भी संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है। सुधांशु, आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी विशेष सत्र बुलाया जाता है तब एजेंडा क्लियर नहीं किया जाता है इतने दिन पहले। यू ट्राइंग टू से दिस? नहीं। देन व्हाट? नहीं, मैं कह रहा हूं कोई भी सत्र बुलाया जाता है उसका एजेंडा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है। यदि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अलावा किसी को नहीं पता होना चाहिए उससे पहले कि क्या एजेंडा है, जो उस मीटिंग होने से पहले यदि कोई कहे कि मुझे एजेंडा पता होना चाहिए तो यह बचकानी हरकत है, या यूं मैं कहूं ये संजय जी तो अनुभवी व्यक्ति हैं, कई बार सांसद रह लिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये बचकाना नहीं, ये शातिराना स्टेटमेंट है। ओके, संजय निरुपम, आप शातिराना स्टेटमेंट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने तुगलकी फरमान दे दिया है। बीजेपी कह रही है कि ये शातिराना है और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। संजय निरुपम सोच समझ के डाइवर्ट कर रहे हैं पूरे टॉपिक को। हमको कोई डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ऐसे मुद्दे देते हैं जिसकी वजह से पूरे देश में कहीं ना कहीं आपकी आलोचना होना शुरू हो जाती है। संसद का सत्र बुलाने से पहले संसद के सत्र की तारीख क्या होगी, क्या होनी चाहिए, निश्चित तौर पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है। अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी नहीं बैठ पा रही है तो भी यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है अपने कैबिनेट की तरफ से फैसला करके लोकसभा सचिव महासचिव को जब इंफॉर्मेशन देते हैं, इंटीमेशन देते हैं, तो निश्चित तौर पर बताया जाए कि इस स्पेशल सत्र का एजेंडा क्या है। इससे पहले और कितने स्पेशल सत्र, उसके सारे इतिहास का अगर अन्वेषण शुरू किया जाए तो बहुत सारे निकलेंगे। लेकिन एक स्पेशल सत्र मुझे आज भी याद है, जब संगमा जी स्पीकर हुआ करते थे तब एक भारतीय लोकतंत्र, मेरे ख्याल से 87 की बात है, हाँ, हमारी आजादी के 50 साल पूरे हुए थे, तब बाकायदे स्पेशल सत्र 4 दिन बुलाया गया था। उससे पहले ही एजेंडा घोषित कर दिया गया था। एक दिन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई थी, तो और विषय भी दे दिया गया था। पहली बार मैं ऐसा सुन रहा हूं कि लोकतंत्र का ये भारतीय संसद का एक स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है जिसका कोई एजेंडा किसी को पता ही नहीं। संजय जी, आपको भारत से दिक्कत है, सेशन से दिक्कत है, आपको दिक्कत किस चीज से है? भारत से हमको कोई दिक्कत नहीं है। इस देश के किसी भी व्यक्ति को भारत से दिक्कत नहीं हो सकती। हां, दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को इंडिया से हुआ है। और हम बार बार कहते हैं कि जितना ज्यादा हमारी विरासत का हिस्सा भारत है, उतना ही ज्यादा हमारी विरासत का हिस्सा इंडिया है। और तभी हमारे संविधान निर्माताओं ने इंडिया दैट इज भारत लिखा। लेकिन जैसे ही विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया होता है, इनको अचानक छटपटाहट हो जाती है और इंडिया नाम से ही नफरत हो जाती है, और तब ये लेके आते हैं भारत। तब बिल्कुल भारत, अच्छा, आप प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने का क्या लॉजिक है?
ठीक है, लॉजिकली पूछ लेते हैं। संविधान में लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि एक मिनट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा है। अगर आपको इतना इंडिया पे पहले से ऐतराज था, जिस दिन से आप सरकार में आए 2014 में, तो तभी आपने कहा होता कि हम मेक इन इंडिया भी नहीं बनाएंगे, तभी आप कहा होता कि हम डिजिटल इंडिया भी नहीं अनाउंस करेंगे, तभी आप कहते कि न्यू इंडिया भी नहीं होगा, सब न्यू भारत, मेक इन भारत और मेक इन क्या डिजिटल भारत होगा। लेकिन चूंकि अपोजिशन का एक गठबंधन तैयार हुआ इस नाम से, इसके प्रति नफरत व्यक्त करने के लिए आप भारत लेके आ रहे हैं, इस पर हमको ऐतराज है। भारत होने पे, भारतीय होने पे हमें कभी ऐतराज नहीं हो सकता, बल्कि हमको इस बात का गर्व है, फक्र है कि हम भारतीय हैं। हम सब कहते थे कि हम गर्व से कौन भारतीय हैं, ये तो कभी कहते भी नहीं थे। ये तो गर्व से कौन भारतीय कहने में इनको तकलीफ होती थी। तो ठीक है, सुधांशु जवाब देना चाहते हैं। जो इस प्रकार का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि इंडिया वाले भारत से नफरत करते, गलत है। बहुत फिर से इसकी जी मैं इस पर जगत कोई हमारा प्लान नहीं, क्योंकि ये इंडिया जो और भारत विवाद चल रहा है, इसके ऊपर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जाने माने जगत गुरु हैं, बहुत ज्ञानी हैं, उनके नेत्र नहीं है लेकिन वो बहुत पढ़े लिखे हैं। उन्होंने क्या कहा है वो भी मुझे बताना यहां आवश्यक हो जाता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा कि इंडिया कोई नाम ही नहीं था, इंडिया अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है, हमारा असली नाम भारत है और भारत से भारतीय है, भारत से ही महाभारत है और इसीलिए हमारा नाम भारत है, भरत से भारत होता है, ये उनका विचार है। फिर मैं इस विषय पर आता हूं, सुधांशु त्रिवेदी, ये रामभद्राचार्य जी को मैंने कोट किया, लेकिन मैं फिर विषय पर आता हूं। अगर आप, और ये बात मैं संजय निरुपम कह रहे हैं इसलिए नहीं कह रहा, ये सवाल पूछ रहा, संजय निरुपम की एक बात लेजिटिमेट है, वो लेजिटिमेट ये है कि अगर आपको भारत करना ही था तो 2014 से शासन में आप हैं, 9 years इज अ लॉन्ग टाइम, 9 साल एक लंबा समय था, आप भी पहले भी कर सकते थे, लेकिन अभी गठबंधन के बाद क्यों? तो संदेह पैदा करता है टाइमिंग, क्वेश्चन मार्क पैदा करता है टाइमिंग। मैं पहली बात, जब अगर संविधान में इंडिया और भारत दोनों लिखा है और हमने प्रेसिडेंट ऑफ भारत कह दिया, तो नफरत किसके मन में आई? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो जयराम रमेश बोले कि ये भारत करके नाम बदलना चाहते हैं, हमने तो नहीं कहा। हमने इंडिया के खिलाफ कोई वक्तव्य दिया हो तो बताइए। इन्होंने भारत के खिलाफ ऑफिशियल वक्तव्य दिया, ऑफिशियल लिखने के खिलाफ, तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती। और दूसरा मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, देखिए मान्यवर, अगर आपने ये बात कही तो हम तो आज से क्यों, 2014 क्यों, आइए 1980 और 1951 में आइए। हमारी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, अंग्रेजी में भी भारतीय जनता पार्टी है, हमारी पार्टी का नाम भी इंडियन जनता पार्टी नहीं बोलते अपने को। आप कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदी में और इंडियन नेशनल कांग्रेस अंग्रेजी। वो कह रहे हैं हमारी पार्टी का नाम भी भारतीय कांग्रेस है। चाह रहा हूं कि हम भारतीय, मैं उसी पे तो बोल रहा हूं। आप हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। हम हिंदी अंग्रेजी दोनों में भारतीय जनता पार्टी हैं, और जब जनसंघ थे तो भी हिंदी अंग्रेजी दोनों में भारतीय जनसंघ थे। इसलिए जो आपने कहा, यदि ट्रांसलेशन की बात है तो भारत का ट्रांसलेशन इंडिया है, पर यदि विरासत की बात इन्होंने कही तो मुझे घोर आपत्ति है इनकी बात से। मैं रामभद्राचार्य जी, जिन्हें प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है, शायद कांग्रेस के प्रज्ञा चक्षु नहीं खुले हैं, विरासत में तो इंडिया गुलामी की विरासत को रिप्रेजेंट करता है और भारत के स्व को रिप्रेजेंट करता है। क्यों, मैं पूछना चाहता हूं, इंडिया दैट इज भारत, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। संविधान में आया ना, 47 से पहले कहीं भारत नहीं लिखा जाता था। 47 से पहले बताइए किसी सरकारी उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहीं भारत लिखा था? कांग्रेस ने प्रोविंशियल असेंबलीज में सरकारें बनाई 37, 46, जब कभी शपथ ली तो कहीं भारतीय लिखा था, और कांग्रेस का नाम कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी के बाद बना। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि विरासत में तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अनादिकाल से भारत के लिए कहा गया है, उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्री वर्षम यद भारत नाम भारतीय संतति। और आज भी पूजा में भी आप कहते हैं जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे, तो भारत नाम सदैव से भारत का अर्थ है। अब सुनिए, भा का अर्थ होता ज्ञान का प्रकाश और रथ का अर्थ होता लगा हुआ, यानी जो सदैव ज्ञान के प्रकाश में रथ है वो भारत है, जो एक जीवंत सत्ता है। और इंडिया का अर्थ है इंडस रिवर के इधर का हिस्सा, तो जो जमीन के टुकड़े को रिप्रेजेंट करता है वो इंडिया है, और जो शाश्वत आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक को रिप्रेजेंट करता हो भारत। तो विरासत में बहुत अंतर है, ट्रांसलेशन में दोनों बराबर है। पर राहुल गांधी ने क्या कहा है, ये नहीं कहा ट्रांसलेशन की लड़ाई है, उन्होंने कहा आइडिया की लड़ाई है। ये रामभद्राचार्य जी बहुत बड़े संत हैं, जिनके नेत्र नहीं है लेकिन उन्हें परम ज्ञानी माना जाता है।
उन्होंने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने बोला आने वाले दिनों में धर्म और अधर्म का युद्ध होगा। और उन्होंने ये भी बोला ये जो अलायंस बना है, INDIA अलायंस बना है, ये सनातन के विरोध में बना है। क्या आपको लगता नहीं है भारत की बात हो, सनातन की बात हो, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे की तरफ लेके जा रही है? राम भद्राचार्य जी एक हिंदू वांग्मय के प्रकांड विद्वान हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन पूरा इतिहास के जानकार है, इतिहासकार है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं अगर विरासत की बात करता हूं तो पहली बात, ये ध्यान से सुनिएगा, पहली बात यह है कि अंग्रेजों ने भारत को कभी इंडिया नहीं कहा। अंग्रेज तो बहुत बाद में आए। अंग्रेजों के आने से पहले जो पहला एक इतिहास दिखता है, जब वो क्रिस्टोफर कोलंबस एक समुद्री यात्रा पर निकलते हैं तो वो इंडिया ढूंढने जाते हैं। स्पेनिश राजा ने उसको फंडिंग की थी, और जब इंडिया ढूंढने जाते हैं तो कहीं जाके अमेरिका के तट पे उतर जाते हैं, बोला मुझे इंडिया मिल गया। बाद में पता चलता है इंडिया है ही नहीं, वो पूरब की जगह पश्चिम चले गए थे। यानी इंडिया 1100-1200 के आसपास, 1300-1400 उस दरमियान भी था, तब अंग्रेज नहीं आए थे यहां पे, और तब अंग्रेजों का भारत से कोई लेना देना भी नहीं था। एक दूसरी बात, मेगास्थनीज लिखते हैं, जो एक ग्रीक वो थे, एक इतिहासकार थे, जब वो इंडिया आते हैं तो वो एक किताब लिखते हैं इंडिका, और वो कहते हैं कि ये जो भूभाग है इसका नाम है इंडिका, और उसके नाम से उन्हें इंडिया के बारे में, तो ये सब बहुत हमारे जानकारों ने कहा है। इंडस रिवर की वजह से इंडिका बना, इंडिका की वजह से लोगों ने इंडिया बोला, तो इंडस रिवर भी भारत की विरासत का एक हिस्सा है। ठीक है, आप हम कह सकते कि हमको गर्व है कि वो सिंधु नदी है, तो भारत हमारा नाम है, लेकिन पूरी दुनिया ने हमको इंडिया बोला, और आज से नहीं, अंग्रेजों के कहने से नहीं, ये भी अनादिकाल से चलता आ रहा है, जब से पूरी दुनिया है, जब से पूरा एक जगत है। तो निश्चित तौर पर हमारी पहचान पूरी दुनिया के नजर में इंडिया रहा, वो सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं बल्कि एक भारत की पहचान भी है। हां, भारत की हमारी जो अंदरूनी पहचान है वो भारत की परंपराएं है, भारत का धर्म है, भारत की संस्कृति है, भारत की अपनी विरासत है। लेकिन इंडिया और भारत एक दूसरे के टकराव में है, मैं ऐसा नहीं मानता। इंडिया और भारत एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूं। और जब इंडिया को मिटाने का एक षड्यंत्र शुरू होता है भारत के नाम पे, तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान को तोड़ने का एक षड्यंत्र दिखता है। बड़ा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप जानबूझ करके हम सबको ये साबित करने में लग जाते हैं कि हम भारत शब्द के खिलाफ है। कोई भारत शब्द के खिलाफ नहीं है, भारत की परंपरा के खिलाफ हम नहीं जा सकते, भारत के मान सम्मान के खिलाफ हम नहीं जा सकते, लेकिन आप राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए जिस तरीके से इंडिया का विरोध कर रहे हैं उसका भी हम विरोध करेंगे। और इस विरोध का मतलब यह नहीं हम भारत का विरोध कर रहे हैं, इंडिया का विरोध कर रहे हैं राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए। सुधांशु, आप इंडिया का विरोध कर रहे हैं राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए, जवाब इस बात का? जो कुछ बोला संजय जी ने उन्हीं की बात से लेता हूं। खुद बोल गए कि कोलंबस ने इंडिया नाम दिया और मेगास्थनीज ने नाम दिया, तो स्वीकार कर लिया ना विदेशियों का दिया हुआ नाम। अरे भाई, कोलंबस ने नहीं इंडिया नाम दिया, उससे पूरी दुनिया इंडिया बोलती थी। सबसे पहले कोलंबस ने इंडिया नाम नहीं दिया, क्यों आप बात को समझते नहीं है? अरे भाई, पूरी दुनिया उस समय भारत को इंडिया करके पहचानती थी, और उस इंडिया को तलाश करने की कोशिश हो रही थी पूरी दुनिया की तरफ से। और तब जब सुधांशु जी, फिर आप गलत बात बोल लीजिए। आप जो मैंने नहीं बोला है वो आप मत बोलिए प्लीज। क्रिस्टोफर ने भारत का नाम इंडिया नहीं रखा, मैंने कभी नहीं बोला ऐसा। मैं ये कह रहा हूं कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस, आपने कहा इंडिया को खोजने निकला था तभी नाम इंडिया था, यही था ना आपका मतलब? रुको ना। हाँ, तो पूरी दुनिया उस समय हमको इंडिया बोलती थी, अंग्रेज हमको इंडिया नहीं बोले। अंग्रेज तो बहुत बाद में आते हैं, उसके पहले मेघास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में आते हैं, वो इंडिका लिखते हैं, वो भी इंडिया को इंडिया ही बोलते हैं। यानी पूरी दुनिया हमको इंडिया के नाम से जानती थी, हम अपने आप को भारत के पहचान से जोड़ करके रहते थे, इसमें कोई एतराज नहीं हो सकता। ठीक है, जवाब सुधांशु करते हैं। अब मैं जवाब दे लूं संजय जी? ये गलत है संजय जी, अब मैं आपको जवाब दे, आपने बिल्कुल सही बोला, मैं आपकी बात, अरे भाई अब आप इतना बोल चुके, अब तो हमें बोलने दीजिए मान्यवर। आपने बोला, मैं आपकी बात का समर्थन सही बोलिए, बिल्कुल उन्होंने सही तथ्य बोला है। सबसे पहले ये इंडिया नाम का उल्लेख आता है मेगास्थनीज, जो कि 3rd सेंचुरी BC में आता है। वो यूनान से, वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में एम्बेसडर बन के आता, उसने किताब लिखी इंडिका। वो पूरी तरह अवेलेबल नहीं है, मगर फ्रैगमेंट्स ऑफ इंडिका अवेलेबल हैं। वो पहले इस भारत को इंडिक, और वहां से वो इंडिया नाम देता है, और वहां से इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती थी। बिल्कुल यही तो हम भी कहना चाहते हैं
ये विदेशियों का दिया हुआ नाम था और विदेशियों का दृष्टिकोण था। आप उस दृष्टिकोण के साथ रहना चाहते हैं कि यूरोप और ग्रीस हमको जिस नजरिए से देखता था उस नजरिए का नाम है इंडिया, और आपने कहा हम अपने को भारत समझते नहीं, मैं आप ही का वाक्य नहीं, हम ये भी नहीं कह रहे। हम अपने स्व का जो अनुभव करते हैं वो है भारत। तो बस इस आइडिया, चूंकि अब राहुल गांधी ने कहा यह आइडिया की लड़ाई है, तो यह उस आइडिया की लड़ाई है कि भारत को यूरोप के नजरिए से देखा जाएगा या भारत को भारत के विचार से अनुभव किया जाएगा। यदि फिर मैं कह रहा हूं ट्रांसलेशन में दोनों बराबर हैं और आइडिया में दोनों में यह अंतर है, और उसी आइडिया की वजह से आपको कभी कभी लगता है, अब मैं कहूंगा जब तक इंडिया को प्रोमिनेंट मानने वालों का शासनकाल था इस देश की ग्रोथ रेट 2% के आसपास रहती थी। 70 और 80 के दशक में जब इंदिरा जी और राजीव जी की जलवाए जलाल वाली 2-2 चौथाई बहुमत की सरकारें रहती थी, और जब से हम लोग का आया है तब से लगातार अटल जी के जमाने से लेकर मोदी जी के जमाने तक आज 7.8% की ग्रोथ रेट है, जो सारी वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी में सबसे आगे है। तो मैंने इसलिए कहा, बिल्कुल आपने सही बात कही, आपकी बात का 100% समर्थन करता हूं। आपने एजेंडा बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत को विदेश के नजरिए से देखना है या भारत को अपने नजरिए से देखना है। जी मैं संजय निरुपम, मैं इस चर्चा को थोड़ा और डाइवर्ट करता हूं और डाइवर्ट करके विषय पर लेकर आता हूं। प्रधानमंत्री के कई कैंडिडेट हैं, मैं कोट करता हूं। लल्लन सिंह कहते हैं नीतीश कुमार देश को नेतृत्व देने में सक्षम है और देश को नेतृत्व देने के लिए खड़े हैं। संजय राउत कहते हैं कि पीएम पद के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं उद्धव ठाकरे पीएम उम्मीदवार हैं। संजय निरुपम यानी आप खुद कहते हैं कि राहुल गांधी, हमारा कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल गांधी पीएम बने। आम आदमी पार्टी कह रही है अरविंद केजरीवाल बने। एसटीएसएन कह रहे हैं कि अगर कोई प्रधानमंत्री बनने के लायक है तो वो अखिलेश यादव लायक है। यानी प्रधानमंत्री की रेस तो एक है ही, दूसरी रेस है दिल्ली के अंदर आप लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं स्टेट में, और सेंटर में उनके साथ होना चाहते हैं। हरियाणा में दोनों जगह लड़ना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में वो आपकी सरकार को भ्रष्टाचारी कह के आते हैं। तो आपको लगता नहीं है विरोधाभास बहुत सारे हैं, तो पब्लिक को यह मैसेज जाएगा एक मोदी को हराने के लिए सब कुछ भुला दिया गया, टारगेट सिर्फ नरेंद्र मोदी है। बीजेपी और एनडीए बार बार यही बात कह रही है। संजय जी, मैं आपके मुद्दे पर आता हूं अमीश भाई, लेकिन उससे पहले मैं एक लाइन स्पष्ट कर दूं जो सुधांशु जी ने दिग्भ्रमित करने की फिर कोशिश की है। आइडिया ऑफ इंडिया और भारत की अवधारणा दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ हैं, दोनों एक दूसरे के पर्यायी हैं, दोनों में एक दूसरे के साथ एक अन्योन्याश्रय संबंध है। तो इसलिए इस प्रकार की कोई बात मत कहिए कि इंडिया बोला मतलब विदेशी हो गया, भारत बोला मतलब देशी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। रह गई बात प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की, हमने बार बार कहा है कि जितनी पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा है उन पार्टियों के कार्यकर्ता निश्चित तौर पर चाहेंगे कि उनका नेता प्रधानमंत्री बने, और इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है, यह बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि हर पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं मेरा नेता इस देश का प्रधानमंत्री बने। इसलिए अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं की तरफ से इस प्रकार की बातें आएंगी। लेकिन इंडिया गठबंधन का ऐसा कोई अभी तक ये प्रायोरिटी है ही नहीं हमारे लिए। हमने बार बार कहा कि भाई प्रधानमंत्री कौन होगा इलेक्शन के बाद, पर देश के लिए तो प्रायोरिटी होगी ना कि देश को ऑप्शन क्या मिल रही है। मोदी के विरोध में कौन? मोदी के विरोध में मोदी जी के जो कामकाज हैं उन कामकाज के खिलाफ ही हमको चुनाव लड़ना है। आप कहते हैं आपके मोदी के राज में जीडीपी बढ़ गया, मैं कहता हूं जीडीपी घट गया, बल्कि जीडीपी डॉक्टर मनमोहन सिंह के काल में बेहतर था, 2% ज्यादा थे हम लोग। पूरे देश में जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो महंगाई बढ़ी है, जो आर्थिक कुशासन हुआ है, जो 20,000 से ज्यादा जो छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हुए हैं, ये जो तबाही और बर्बादी है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमको इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ना। और आप बार बार क्या कहते हैं? आप नाम बताइए। बिल्कुल नाम बताएंगे एक बार सरकार बनाने की स्थिति में आने के बाद। इसलिए हमारी प्रायोरिटी प्रधानमंत्री पद का नाम घोषित करना नहीं है, और इसलिए तमाम पार्टियों के लोग अगर अपने अपने नेताओं के बारे में कुछ कहते हैं तो हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष स्पष्ट कर चुके हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के रेस में, राहुल सुधांशु त्रिवेदी एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब इस प्रकार की बात कहते हैं तो खुद अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, चुनाव के बाद हम तय करेंगे। अरे अरविंद केजरीवाल ने खुद बोला छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का शासन है, भूपेश बघेल का शासन है, वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान बोल के आए, गठबंधन की बैठक के बाद बोलकर आए, बोला वहां पर उन्होंने कि भ्रष्ट सरकार है वहां पर। अब ये आप आता हूं उस मुद्दे पर भी आता हूं, उस मुद्दे अब ये आपका दूसरा विषय है। नहीं, मैंने दूसरा विषय नहीं, यही भी एक विषय है। पार्टियां जी
नहीं, एक मिनट रुको ना, अभी जरा रुको। अब आप इतना एक्साइटेड मत हो जाओ अब सुधांशु त्रिवेदी की तरह। एक मिनट रुक जाओ जरा सा। तो ये आपने प्रधानमंत्री पद वाले मुद्दे पे आपने कही। अब दूसरा विषय हो गया कि भाई इंडिया गठबंधन की पार्टियां दूसरे पार्टियों द्वारा शासित राज्यों में जाके क्या कह रही हैं, निश्चित तौर पर अवॉइड करना चाहिए। केजरीवाल जी को या मान को छत्तीसगढ़ में जाके कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बोलना टालना चाहिए, क्योंकि अगर वो चाहते इंडिया गठबंधन कोहेसिव हो और सब लोग मिलजुल करके एक अच्छे ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ संगठित होकर खड़े हो, तो केजरीवाल जी को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। फिर भी वो अपना एक स्टेट के लेवल का एजेंडा चला रहे हैं, चला सकते हैं, नहीं चलाएंगे तो बेहतर होगा, इंडिया और मजबूत होगा इससे। लेकिन उनको इस प्रकार का कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता। हमारे हक नहीं, अधिकार नहीं है, वो तो अपने आप को कांग्रेस का विकल्प ही मान के चल रहे हैं भविष्य के लिए। लेकिन मैं सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आता हूं। वो तो अपने आप को कांग्रेस का विकल्प मार के चल रहे हैं और उन्होंने कई बार बोला है कि कांग्रेस अब समाप्त हो चुकी है, भविष्य हम ही है। उन्होंने कई बार बोला है, राघव चड्ढा का ट्वीट भी है ऑन रिकॉर्ड, आप बोलेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। लेकिन मैं फिर दूसरे विषय पर आता हूं जो कि सुधांशु त्रिवेदी आपके लिए एक लाइन जोड़ दूं। वो जोड़ लीजिए, एक लाइन जोड़ दूं मैं। सुधांशु इंतजार कर रहे, बोलिए। आप राघव चड्ढा वगैरह बोल रहे हैं, एक सज्जन है, बहुत बड़े विचारक माने जाते हैं, दार्शनिक माने जाते हैं, राजनीतिक दर्शन के ऊपर बहुत बोलते हैं। उनने तो एक दिन कह दिया कि भाई कांग्रेस मर क्यों नहीं जाती, और बाद में वही व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। हो सकता है पहले उनके मन में इस प्रकार के विचार रहे होंगे कांग्रेस के लिए। समझ गया आपका इशारा किसकी तरफ है, गलत थे, और मैं समझ गया आपका इशारा किसकी तरफ है, मैं समझ गया आपका इशारा किसकी तरफ है। लेकिन आपने तीर बिल्कुल निशाने पे मारा है, आपने वो तीर बिल्कुल निशाने में मारा है, और लोग ट्वीट करके बता भी देंगे कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कई बार राजनीति में ऐसा होता है, ऐसा में तो बीजेपी में भी कई लोग ऐसे चले गए, क्योंकि आप दोनों बड़े परिपक्व हैं, तो आप लोगों के सामने तो ये बात हो सकती है। कई लोग तो बीजेपी में भी ऐसे हैं जो कल तक प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या क्या बोलते थे, लेकिन आज वो बीजेपी में शामिल हो गए। ये तो राजनीति का दौर है, राजनीति का दौर है। अच्छी बात याद दिलाई वो लोग आज हिंदुत्व पर ज्ञान देते हैं या फिर आरएसएस पे ज्ञान देते हैं, जो पानी पी के आरएसएस के बारे में क्या बोलते थे। ये एक राजनीतिक दौर है और ये राजनीतिक मजबूरी है, पॉलिटिकल पार्टीज की लाचारी है या अपाहिजपन है, इसके बारे में तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन ये विषय आपका बड़ा जरूरी है जो आपने बोला। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, मैंने पिछले 15 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड निकाला। पहले वन नेशन वन इलेक्शन, फिर संसद का स्पेशल सेशन, फिर भारत, फिर इंडिया, फिर G20 में भारत की एक बड़ी कामयाबी हुई है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। G20 की एक बड़ी उपलब्धि, भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा सेट करने की कोशिश करी है और हर दिन 2024 के चुनाव की बात करी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हमारा एजेंडा है जन कल्याण, विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मगौरव, और निवारण किसका करना है? भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। अब बाकी आप मुद्दे का कयास लगाते रहिए और उस पर बहस करते रहिए तो अपनी एक अलग बात है। हमने जो बात नहीं, इसके अंदर अमीश देवगन कयास लगा रहा है, ऐसा नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपने कमेटी बनाई, फॉर्मर प्रेसिडेंट इससे पहले किस कमेटी में गए? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भारत वाला विषय आप लेकर आए, दोनों प्रेसिडेंट ऑफ भारत आपने लिखा, ये मेरे लिखने से थोड़ी हो जाएगा। कोई नई बात हमने कही है? नहीं, मैं सुनिए तो मैं कह रहा हूं वन नेशन वन इलेक्शन हमने तो पहली बार बोला नहीं, कहीं पहली बार नहीं कही, बोला इंक्लूडिंग अशोक गहलोत जी। और इस दौर में पहले 20 साल तक वन नेशन वन इलेक्शन होता था, 47 से लेकर 67 तक। तो कोई ऐसे नई बात तो नहीं है, बहुत से लोग सैद्धांतिक रूप में बोल चुके हैं, बस इसके बारे में चर्चा हुई। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन की प्रॉब्लम उनको है जो वन कोalition वन कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। आज तक 4 मीटिंग करके कोऑर्डिनेटर तो अपॉइंट नहीं कर पाए, गठबंधन का अध्यक्ष तो छोड़िए। तो वन कोalition वन कोऑर्डिनेशन जो नहीं कर पा रहे हैं, वो मुद्दा बना रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन एक राजनीतिक मुद्दा है। जी संजय निरुपम, क्या आपको लगता है जो बीजेपी ने लगातार गोल पोस्ट को बदला है, एक एजेंडा सेट करने की कोशिश करी है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी हर दिन 2024 की तैयारी कर रही है? और अभी हाल ही में G20 की बैठक हुई जिसमें जेपी नड्डा ने बोला, बीजेपी ने बोला कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने एक सफल आयोजन करा है और दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी इसकी तारीफ करी है, चाहे वो बाइडेन हो, चाहे वो क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के हो, चाहे ऋषि सुनक साहब हो, चाहे वर्ल्ड वाइड के कोई भी लीडर्स हो, चाहे वो IMF प्रेसिडेंट हो। प्रेसिडेंट तो भारत पर किसी को ऐतराज नहीं है, तो आप भारत के राष्ट्रपति के तरफ से हिंदी में इनवाइट भेजिए ना, अंग्रेजी में क्यों भेज रहे हैं?
भाई वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हिंदी ट्रांसलेशन है, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, तो या तो भारत का राष्ट्रपति लिखे या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखे। लेकिन चूंकि आपको एक नया शिगुफा छोड़ना है, आपको एक नए ढंग से लोगों के अंदर एक चर्चा का नया विषय, ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान बटा के रखना है। महंगाई जिससे हाहाकार मचा हुआ है, डीजल पेट्रोल से लेकर के खाने पीने की चीजें इतनी महंगी, आपकी थाली 28% महंगी हो गई है, गरीब लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है, उससे लोगों का ध्यान हटाना है। निश्चित तौर पर जो बेरोजगारी है, 22 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार आपके देश में घूम रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उससे लोगों का ध्यान हटाना है। निश्चित तौर पर जो पूरे देश में एक जो सामाजिक विभेद पैदा हुआ है, सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है, उससे लोगों का ध्यान बटाना है। इसलिए इस प्रकार के सिगुफे रह करके छोड़े जाते हैं ताकि लोग और पूरा आखिरी और हमारी असफलताओं की तरफ लोगों का ध्यान ना आए। आखिरी 1 मिनट, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए 40 सेकंड। ये मैं मानता हूं कि इस समय जून के महीने में महंगाई की दर 4.5% थी, जो ये कह रहे हैं। हाँ, जुलाई से लेके अगस्त के बीच में इस देश के पूरे क्षेत्र में प्रचंड बारिश हुई, जिससे जो पेरिशेबल चीजें हैं उनके दाम अचानक बढ़ गए। ये बात मैं स्वीकार करता हूं। 2-3 महीने में नियंत्रित हो जाएगा। मगर शिगुफे की बात से पूछता हूं कि एक G20 समिट हुई है, संजय जी, एक G20 कंट्री बता दीजिए महंगाई की दर हमसे कम हो, बता दीजिए। संजय निरुपम, राहुल गांधी जहां जहां से घूम के ज्ञान दे रहे हैं उस कंट्री, और एक कंट्री बता दीजिए जहां विकास की दर हमसे ज्यादा हो, बताइए। इस बुरी से बुरे दौर में हम सबसे, ये जो बार बार सुधांशु त्रिवेदी बोलते हैं कि भारत को विदेशी नजरिए से नहीं देखना चाहिए, और कांग्रेस के लोग भारत को विदेशी नजरिए से देखते हैं, इसलिए इंडिया इंडिया बोलते हैं। वो अपनी हर असफलता को छुपाने के लिए विदेशी अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान बटाते हैं। तो मतलब अमेरिका अगर इकोनॉमिक रिसेशन में चल रहा है तो हिंदुस्तान को भी इकोनॉमिक रिसेशन में होना चाहिए क्या? तब 2008 में जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक रिसेशन में थी, तब हिंदुस्तान को बचाया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। भारत को आर्थिक मंदी के दौर में घुसने नहीं दिया, पड़ने नहीं दिया था। तो आप उस तरह का शासन सामने रखिए ना, जब पूरी दुनिया महंगाई बढ़ रही है तो हिंदुस्तान की महंगाई नियंत्रित हो। यह हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता आपसे अपेक्षित करती है, लेकिन यह अपेक्षा पूरी नहीं करते आप बोलते हैं चूंकि यूरोप में भी महंगाई बढ़ गई इसलिए यहां भी महंगी चीज खाओ। ये जो व्हाट्सएप ज्ञान है ना, ये आप अपने पास रखिए। भारत की जनता इस समय तकलीफ में है, कष्ट में है, उसकी तकलीफ दूर करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। जी समय समाप्त हो रहा है। 10 सेकंड से बचने के लिए बाकी देशों में जो हो रहा है उसके 10 सेकंड। संजय जी, मैं संजय जी कष्ट के साथ कहना चाहता हूं कि व्हाट्सएप ज्ञान नहीं, इस प्रकार की बात आप लोगों को मूर्खतापूर्ण बात नहीं करनी चाहिए। आज वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी है कि नहीं? मनमोहन सिंह की ग्लोबल इकोनॉमी बनाए थे, क्या बच्चों जैसी बात करते हैं? और ग्लोबल डेमोक्रेसी नहीं है, मगर राहुल गांधी जाके ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी में हस्तक्षेप करो। वाह! और अर्थव्यवस्था जो कि पूरी दुनिया की जुड़ी हुई है, आप ही ग्लोबलाइजेशन लाए थे, और अब ये बचकानी बात कहना। भाई तो मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया डूब रही है, उसके बावजूद संभले हुए हैं। समुद्र में सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज उलट पलट गए। ये बताइए, चाइना में रिसेशन है, यूरोप में रिसेशन है, अमेरिका में है, और पाकिस्तान और श्रीलंका के तो हालत खराब है। उसके बावजूद ये कहना कि हमारे जहाज का जो स्टुअर्ड चला रहा है, कप्तान, वो हिचको जी समय ये मुझे फिर मैं कह रहा हूं, ये बचकानी नहीं, शातिराना बात है। शातिराना बात है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा और आपने जबरदस्त रिएक्शन दिया। नमस्कार, धन्यवाद।